The discounts are back to 20%. You have 4 days, 27th, 28th, 29th, 30th. Don't wait. Go get your discount. Join us and crack your CA exams. Welcome back to another lecture in the series of case study. मैंने पहले भी सारे केस स्टडीज चैप्टर वाइज आईसीआई के 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए थे आप लोगों के लिए. ये तीसरा है एंड दिस इज ऑफ कोर्स फॉर द नवंबर 22 अटेम्प्ट. जैसे ही आईसीआई का जुडिशियल अपडेट आएगा, कोई केस लॉ इनमें से चेंज हो गया या आईसीआई ने कोई ऐड कर दिया, कोई डिलीट कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा दूंगा. अभी हम शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट्स एंड अपील्स. अब पहला केस लॉ इज डालमिया पावर वर्सेस एसीआईटी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2020 का, और इसमें बड़ा सिंपल सा था. कंपनीज का अमालगमेशन हो रहा है. इट हैज बीन अप्रूव्ड एज पर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एनसीएलटी का अप्रूवल मिल चुका है और एनसीएलटी के अप्रूवल से कंपनीज का जो मर्जर हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका इंटीमेशन जा चुका हुआ है, डिपार्टमेंट को भी जा चुका हुआ है, असेसी को भी जा चुका हुआ है, और उनको 30 दिन का वक्त दिया गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज रेज कर दीजिए, जो डिपार्टमेंट ने नहीं करा. द डिपार्टमेंट डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन विद इन 30 days. नाउ assessee was required to file revised returns to the department as per the formation, the merger, reconstruction. उसके हिसाब से उनको रिवाइज रिटर्न्स भरनी थी. हुआ क्या, जिन सालों की रिवाइज रिटर्न्स भरनी थी उन सालों का रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट निकल गया, क्योंकि एनसीएलटी का अप्रूवल लेने में टाइम लग गया था. जब डिपार्टमेंट के पास रिवाइज रिटर्न्स के पहुंचे रिवाइज रिटर्न्स, द डिपार्टमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, saying that as per 139(5) these are beyond the time period, and 139(5) जो है वो कहता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक करी है, ओमिशन करी है, तो आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं. तो डिपार्टमेंट सेड कि हम रिवाइज रिटर्न नहीं मानेंगे. ऑफ कोर्स द असेसी वेंट टू द कोर्ट, दिस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट वेरी राइटली सेड कि भाई आप लोगों को इंटीमेट कर दिया गया था कि मर्जर हो रहा है और इस वजह से डिले हो जाएगा, और असेसी रिवाइज रिटर्न ड्यू डेट से 139(5) के अंडर भर ही नहीं सकता था, तो अभी आप ऑब्जेक्शन क्यों रेज कर रहे हैं. तो वेरी राइटली इन दिस केस द जजमेंट गिवन वाज, आई विल जस्ट रीड द जजमेंट. सेक्शन 135(9)(5) will not apply since the revised returns were not filed by the assessee on account of any omission or wrong statement. The delay was due to the time taken to obtain sanction of the schemes from NCLT. It was an impossibility of the assessee companies who have filed the returns before the due date, since NCLT passed the last order sanctioning the schemes after the last date under 139(5). और डेट्स रेलेवेंट नहीं है, डेट्स छोड़ दीजिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए. नाउ ही सेज Section 1192B would not be applicable where the assessee had restructured its business and filed a revised return of income with prior approval and sanction of NCLT without any objection from the department. So एक लॉ जो उभर के बाहर आ रहा है वो ये है कि अगर आपकी कंपनीज का मर्जर NCLT के थ्रू हुआ है, उसके अप्रूवल के अंडर है, then the revised returns will be allowed even after the time period mentioned under 139(5). Now, can unabsorbed depreciation be carried forward even if the return of income is not filed? Okay. ये बात हम सबको पता है कि करा जा सकता है, बट अगर एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, how do you answer this? How do you make sure that your answer gets you those 4 marks? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक सेक्शन 80 पर, एक 139(3) पर और एक 32(2) पर. It is section 80 which we know restricts the carry forward of loss, कि अगर रिटर्न लॉस रिटर्न जो होती है वो ड्यू डेट से पहले नहीं भरी गई तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. बट सेक्शन 80 when you read says losses under this chapter, और उस चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स में 70 to 80 सेक्शंस के लॉसेस आते हैं, जिसमें 72 बिजनेस लॉस. तो क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बिजनेस लॉस की तरह कैरी फॉरवर्ड होता है? तो एक बार क्या करते हैं, 32(2) को एक बार पढ़ते हैं. कहता है वेयर इन द असेसमेंट ऑफ द असेसी फुल इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन टू एनी अलाउंस अंडर सब सेक्शन 1. अभी सब सेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन इन एनी प्रीवियस ईयर, owing to there being no profits or gains chargeable for that year, or owing to the profits on gains chargeable being less than the allowance, then subject to the provisions of subsection 2 of 72,
and subsection 3 of 73. The allowance or part of the allowance to which effect has not been given, as the case may be, shall be added to the amount of allowance for depreciation for the following previous year and deemed to be part of that allowance, or if there is no allowance for that previous year, अगले साल की बात कर रहा है, be deemed to be the allowance for that previous year and so on for succeeding years. Now, reading the Bearard, of course, is one of my favorites because as chartered accountant, this is what we need to do. And as a teacher, it is my job to teach you. अब इसमें क्या लिखा है? Subject to 72(2). पर 72(2) में क्लियरली जाके बिजनेस लॉस की बात करी, वहां पर डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, और यहां क्लियरली लिख दिया है कि अगर करंट ईयर में आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी रिसीट से पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड एज लॉस नहीं कर रहे, उसको आप अगले साल का डेप्रिसिएशन मान के उसमें ऐड कर दे रहे हैं, और अगले साल अगर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसको अगले साल का डेप्रिसिएशन मान लीजिए, which basically means unabsorbed depreciation is actually not carried forward. It actually becomes depreciation of the next year, and that is exactly what this judgment says. चलो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, देखो. He says the provisions of section 80 and 139(3) requiring the return of income claiming loss to be filed within the due date applies to carry forward of business loss and not for unabsorbed depreciation. As per 32(2), the unabsorbed depreciation becomes part of next year's depreciation allowance and is allowed to be set off as per provisions, irrespective of whether the return of earlier year was filed within due date or not. तो बेसिक मुद्दे वाला पॉइंट क्या बेटा यहाँ पर, कि अगर डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब रहेगी वो अगले साल की डेप्रिसिएशन बन जाती है, हम तो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे हैं, तो सेक्शन 80 में जो लिखा है वो इस पे नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 32(2). गुड, चलिए आगे चले. कैन एन असेसी रिवाइज particulars filed in original return of income by filing a revised statement of income other than by way of filing a revised return as contemplated. अब ये बहुत पुराने जजमेंट्स हो गए हैं, 2012 का भी है, मैंने गोइट्स इंडिया लिमिटेड का केस भी आपको करवाया. क्लियरली बोला गया है कि अगर आपको अपनी रिटर्न में ठीक करना है तो भैया एक कागज उठा के या ईमेल लिख के उनको बोलेंगे नहीं कि मेरी रिटर्न में ठीक कर दें. क्या करेंगे, एक फॉर्म ऑफ रिटर्न उठाएंगे दोबारा, उसमें इस बार 139(1) या 139(4) की जगह 139(5) टिक करेंगे और करेक्शन करके रिटर्न भरेंगे. सो देयर इज नो अदर वे. So therefore, assessing officer has no power to entertain a fresh claim made by the assessee after filing of original return except by way of filing a revised return. So this is nothing new. ये already हम कर चुके हैं. फिर एक मुद्दा हमेशा चलता है, सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होता है. तो अगर आपके किसी भी असेसमेंट ऑर्डर में 143(1) में, 154 में, 143(3) में, 144 में, 147 में कोई मिस्टेक रह गई है विच इज एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, जिसमें डिबेट नहीं है, इंटरप्रिटेशनल इशू नहीं है, क्या है, मतलब साफ दिख रहा है मिस्टेक है. इट कुड बी अ रॉन्ग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट कुड बी अ मिस्टेक विच इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, है ना, या कोई आपने कुछ गलती कर दिया, शेड्यूल में टोटलिंग वगैरह का मिस्टेक है और आपका रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल गया, तो आप इसको 154 में लेके जा सकते हैं. अच्छा, 154 में इंटरेस्टिंग सी बात क्या है कि डिपार्टमेंट भी अगर एओ को लगे कि ऑर्डर में गलती रह गया उससे, वो गलती वहां पर ठीक कर सकता है 154 में. बट द टाइम पीरियड इज 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास्ड, यानी 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास्ड. तो अगर हम बोले एओ ने एक ऑर्डर पास करा, लेट्स से ऑन 2nd of April 2018, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट अस से 2017. अब इस ऑर्डर में लेट्स से एओ ने ABCD 4 डिडक्शंस को जो असेसी ने क्लेम करी थी उसने डिसअलाउ कर दी. असेसी ने इनमें से 2 डिडक्शंस के अगेंस्ट CIT अपील्स को केस फाइल कर दिया और CIT अपील्स का ऑर्डर आया लेट्स से 3rd December 2019 को,
और सीआईटी अपील्स ने भी डिसअलाउ कर दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलाउ करा। ना सबसे पहला सवाल है, क्या एओ अपना ये वाला ऑर्डर 154 में ले सकता है? कैन ही टेक दिस ऑर्डर अप अंडर 154? तो वी डन द प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल मर्जर। जब एओ का एक ऑर्डर जिसमें कुछ पॉइंट सीआईटी अपील्स के पास जा चुके हैं, तो एओ के इस ऑर्डर पे इन 2 पॉइंट्स पे सीआईटी अपील्स का जुरिसडिक्शन हो जाता है, यानी इन 2 पॉइंट्स को अब एओ हाथ नहीं लगा सकता, इनको नहीं ठीक कर सकता। हाँ, लेकिन उसका जो बाकी ऑर्डर है इट स्टिल रिमेन्स द ऑर्डर ऑफ द एओ। हो सकता है ई एफ उसने अलाउ करे थे, यहां पर भी अलाउ करे थे, अब उसको ये लग रहा है कि ये जो एफ पॉइंट है ये मैंने गलती से अलाउ कर दिया, मैंने देखा नहीं, इट इज अ मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, उस पर डिबेट नहीं है। बट अब टाइम पीरियड इसका रेक्टिफिकेशन का कब से होगा? विल इट बी फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर? विल इट बी फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द एपेलेट ऑर्डर? we've all done CIT versus हिंदवायर इंडस्ट्रीज, हमने करा हिंदवायर इंडस्ट्रीज लैंडमार्क जजमेंट। उन्होंने बोला था भाई जिस ऑर्डर में गलती है उसी ऑर्डर से लीजिए। अब ये ऑर्डर ये गलती किस ऑर्डर में है? दिस इज इन द ऑर्डर ओवर हियर, तो एंड ऑफ द ईयर बिकम्स 31st March 18, so this becomes 31st March 22। लेकिन अगर इधर गलती है इस ऑर्डर में, देन रिमेंबर द सीआईटी अपील्स कैन रेक्टिफाई। जिस अथॉरिटी के ऑर्डर में गलती है वही अथॉरिटी ठीक कर पाएगी, ये तो पता है अपने को। तो सीआईटी अपील्स कब तक करेगी? एंड ऑफ द ईयर 31st March 20 प्लस 4 more years, तो 31st March 24। तो सेम बात हो रही है यहां पर, दैट द 4 years विल बी फ्रॉम द ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ड। चलिए आइए नेक्स्ट वन, इज द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड विदाउट इशूइंग नोटिस come draft assessment order to the assessee valid? We all know there is a faceless assessment happening। अच्छा, faceless assessment में 144B हमने करा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप नेशनल फेसलेस जो हमारा ट्राइब्यूनल NFAC, बिफोर दे पास द फाइनल ऑर्डर दे मस्ट गिव अ ड्राफ्ट ऑर्डर, यानी एक ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी को जाएगा, वो अपना उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको मिलेगा, उसके बाद फाइनल ऑर्डर जाएगा। अब यहां क्या किया गया, उन्होंने आपका फाइनल ऑर्डर भेज दिया बिना ड्राफ्ट ऑर्डर भेजे, और असेसी ने ऑब्वियसली कंटेस्ट करा, भाई एक्ट में लिखा आप मुझे पहले ड्राफ्ट ऑर्डर देंगे, मैं चेक करूंगा, मैं तो वेट कर रहा था, आपने तो पहले ही फाइनल ऑर्डर दे दिया। तो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं यार इतनी देर से कार्रवाई चल रही थी, तेरे को हमने 143(2) का नोटिस भी दिया था, तो हो तो गया अब सारा, अब दोबारा से ड्राफ्ट ऑर्डर देने का क्या जरूरत है? असेसी कहता है ऐसा थोड़े है, एक्ट में लिखा आपने देना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस जजमेंट सेज। Notice cum draft assessment is mandatorily required to be issued in the manner specified under 144B to the assessee before issuing a final assessment order, so that the assessee could have requested an opportunity of being heard in the manner. The reasoning of the department that notices under 143(2) and 142(1) were issued prior to passing of the assessment order could not be accepted in view of the design of the statute. The department cannot set aside statutory safeguards. The department cannot override the law. So returns में इतना ही. Next we will pick up is appeals. So we are now on appeals. कहता है is appellate remedy, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो देयर मस्ट बी सम रियल गुड इंटरप्रिटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है वो पहले समझ लें, क्योंकि जजमेंट क्या कहती है बाद में समझते हैं। जजमेंट क्यों आई, व्हाई वाज देयर अ नीड? इज appellate remedy by way of appeal before commissioner appeals under 246A available to a company denying its liability to pay additional income tax at 20% on the distributed income? क्या बोल रहा भाई? सर ये बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर जो टैक्स लगता है 115Q है, उसके ऊपर 20% टैक्स है प्लस सरचार्ज प्लस सेस। एक कंपनी अपनी लायबिलिटी डिनाई कर रही है, नोटिस आ गया एओ से, भाई आपने ये एडिशनल टैक्स नहीं पे करा बायबैक पे, कंपनी कहती है यार हमारी लायबिलिटी नहीं है, तो इन्होंने सीआईटी अपील्स पे केस फाइल करा। Now CIT appeal says you don't have a power to appeal against this particular issue under 246A. So when we look at 246A subsection 1,
any assessee or deductor or collector aggrieved by any of the following orders, whether made before or after the appointed day, may appeal to the CIT appeals against. Now, clause A says, an order passed by a joint commissioner under clause 2 of subsection 3 of 115 VP, which is tonnage tax, or an order, ये देखो, or an order against the assessee where the assessee denies his liability to be assessed under this act. Now, this is the general clause. Or an order against the assessee where the assessee denies his liability to be assessed under this act. Of course, ये लिस्ट लंबी है और बताती है कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, पर मुद्दे वाली बात ये है, उसको पकड़ेंगे. Now he says the situations referred to in 246A1A, an order against the assessee where the assessee denies his liability to be assessed under the act, or an intimation 1431, 1433 चलता रहेगा. Now he says the expression denies his liability to be assessed is quite comprehensive to take within its fold every case where the assessee denies his liability. कहते हैं जर्नल है यार, अब स्पेसिफिकली 115 QA नहीं आया पर उसकी लाइबिलिटी है और असेसी डिनाई कर रहा है, तो उस लाइन में आ गया ना. तो एनी डिटर्मिनेशन अंडर 115 QA टू बी रिगार्डिंग quantification of the liability or the question whether the company is liable or not would fall within the ambit of the first postulate referred to in here and above. That is an order against the assessee where the assessee denies his liability to be assessed under this act. Accordingly, an appeal under 246A to the Commissioner Appeals would be maintainable against the determination of liability under 115 QA. Now, this is an important one. तो मार्क कर लोगे. ये नहीं जरूरी कि आपको आंसर आता है हाँ या ना, आपको आंसर एक्सप्लेन करना आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू टेल अस और टेल द एग्जामिनर व्हाई was there a question in the first case and how has the judge supported his or her judgment. ठीक है जी, ये होगी इंटरेस्टिंग सी बात. अब can an assessee make an additional new claim before an appellate authority यानी CIT appeals ITAT which was not claimed by the assessee in the return of income though he was legally entitled to, यानी उसको पता था वो कर सकता था, otherwise than by way of filing a revised return. अच्छा, अभी पढ़ा हमने कि आप एओ के सामने कोई भी नया क्लेम करना चाह रहे हैं, that has to be by a revised return. You cannot call him up, you cannot send him an email or a letter saying please add कर दे यार या डिडक्शन दे दे यार. पर जब CIT appeals के पास केस चला जाता है, आप एओ के पास एक डिडक्शन लेनी भूल गए थे खर्चे की, अब CIT अपील्स के पास केस चला गया. क्या हम CIT अपील्स के पास जब अपील चल रही है उस दौरान एक नया डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो हमने एओ के सामने क्लेम ही नहीं करा, और वो भी रिवाइज रिटर्न बिना भरे? तो पहली बात तो यह है कि CIT अपील्स तक जब आप जाएंगे तो रिवाइज रिटर्न का टाइम पीरियड तो खत्म हो जाएगा. अभी मुद्दा यह रह गया, कैन द CIT अपील्स एंटरटेन अ न्यू क्लेम? So we've done this at stretch. There is the rule 46A that tells us अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि it was prevented from being raised before the AO, या उस समय फैक्ट्स बदल गए, सर्कमस्टांसेस, ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैंने जजमेंट कराया था, तो चलिए ये बात यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो क्लेम आप रेज कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो तो कर सकते हो. अब क्या रिवाइज रिटर्न बिना भरे कर सकते हो? द आंसर इज यस. So additional grounds can be raised before the appellate authority even otherwise than by way of filing a return of income. However, in case the claim has to be made before the AO, then it can only be made by filing a revised return. Excellent. चलिए अगला वाला सुन रहे हैं? हाँ, तो इनको सुनते सुनते प्लीज दिमाग में स्टोरी डालो, पॉइंट डालो और अपने माइंड में एक फ्रेम करो कि आप वहां आंसर कैसे करोगे. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सीए फाइनल के पेपर में, मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन सिचुएशंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन रीसेंट केस स्टडी. तो आपको फैक्ट्स दिए होंगे, आपको उसका आंसर देना है. तो द आंसर ऑलवेज कम्स फर्स्ट. वी विल राइट डाउन द लॉ एप्लीकेबल, द फैक्ट्स ऑफ द केस, मे बी द डिस्कशन, जजमेंट ऐसे आया था, ये पॉइंट है, लॉ में ये लिखा है, वो डिस्कशन, एंड लास्ट में कंक्लूजन. Okay, next one. Can the appellate tribunal dismiss an appeal without deciding the case on its merit? Solely on the ground
that the assessee had not appeared on the appointed date in the hearing. लो जी, क्या करें? कहते सीआईटी ऑफिस ने हेयरिंग की डेट दी, असेसी आया नहीं, उन्होंने बिना असेसी का बात सुने ऑर्डर पास कर दिया, भाई हम नहीं इसको कुछ करेंगे. इज दैट राइट? असेसी ने उसके अगेंस्ट अपील कर दिया ट्राइब्यूनल के पास, और या हाई कोर्ट के पास अगर ट्राइब्यूनल ने ऐसा करा तो. सो दिस इज अ जजमेंट दैट सेज दैट लिसन, अगर एसएससी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, फॉर एग्जांपल ही कुड नॉट अपेयर किसी वजह से, और आप अपनी कार्रवाई कर सकते थे उसके बगैर, तो आप करिए ना. तो यहां क्या लिखा है? इवन इफ द एसएससी कुड नॉट अपेयर, द ट्राइब्यूनल कुड हैव डिसाइडेड द अपील ओनली ऑन मेरिट्स. यानी सारे फैक्ट्स प्रेजेंट थे, सब डेटा आपके पास है, रिकॉर्ड्स है, अपील आई हुई आपके पास. आफ्टर हियरिंग द रेवेन्यूज कंटेंशंस, इट रीइटरेट्स the fact that the appellate tribunal should not shirk its responsibility to decide a case on its merit. A legal and binding responsibility therefore lies upon the tribunal to decide the appeal on merits, irrespective of the appearance or otherwise of the assessee or his counsel before it. So very interesting. You know, this point we've discussed again and again. चलिए, बिना केस लॉ पढ़े क्या ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है या ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है? तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड रिव्यू. अब रेक्टिफिकेशन में है ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास करा, कोई मिस्टेक रह गई, उस मिस्टेक को ठीक करना है. तो कैन आईटीएटी रेक्टिफाई इट्स ऑर्डर? अभी हमें पता है सेक्शन 154 सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटीज को राइट देता है रेक्टिफिकेशन का, तो आईटीएटी 154 में नहीं कर सकती, पर 254 में आईटीएटी को स्पेसिफिक पावर दिया गया ऑफ रेक्टिफिकेशन. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिफिकेशन एंड रिव्यू. रिव्यू होता है यार पलटी मारना, रेक्टिफिकेशन होता है गलती ठीक करना. तो क्या पलटी मारने का राइट दिया गया? अब आईटीएटी ने असेसमेंट करते समय एक व्यू पॉइंट लिया था, अभी वो सोच रहे हैं कि यार ये व्यू पॉइंट गलत है, अभी वो पूरा ऑर्डर पास कर चुके हैं, अब दोबारा कहते हैं अब इसको रेक्टिफाई करके टोटली ऑपोजिट व्यू पॉइंट लेंगे. क्या वो पॉसिबल है? नहीं. पर अगर उनके ऑर्डर में कोई गलती है और उस गलती को ठीक करने के लिए उनको ऑर्डर रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, तो क्या वो ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस. So does the appellate tribunal have the power to review or reappreciate the correctness of its earlier decision? So we say section 254(2) is not for the tribunal to change its own view by substituting a view which it believes should have been taken in the first instance. 254(2) is not a mandate to unsettle decisions taken after due reflection. भी पहली बार क्या किया था? व्यू पॉइंट जो लिया वो भी तो सोच के लिया था ना. In this case, the tribunal, while dealing with application under 254(2), virtually reconsidered the entire matter and came to a different conclusion. This amounted to reappreciation of the correctness of the earlier decisions, which is beyond the scope of the power covered under 254 subsection 2. Okay, next one. Now, most of these case laws are basically again asking the same thing. Can the ITAT review its order or can it rectify the order? Now just a quick again, review means changing the complete opinion. चलिए एक example लेते हैं. For example, when we are looking at what is agricultural income. Now agricultural income में एक time पे there was a debate. There was a judgment of CIT versus सौंदर्य नर्सरी, जिसमें ये डिबेट हो गया था कि अगर पहले पौधा जमीन में बोया जाएगा और उसके बाद निकाल के गमले में डाल दिया जाएगा और बेसिक ऑपरेशन जमीन में करी जाएंगी and subsequent operations will be done on the plant in the pot or the gamla. तो असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन था that as per a सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लैंडमार्क CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय, जिसने बोला था कि एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए बेसिक ऑपरेशंस लैंड पर एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस ऑन द प्रोड्यूस ऑन द लैंड होना चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर होती है. नाउ असेसिंग ऑफिसर ने ओपिनियन लिया कि आपने बेसिक ऑपरेशंस लैंड पे करी, पर जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करी वो ऑन द प्रोड्यूस करी बट नॉट ऑन द लैंड बट इन द पॉट. Therefore the AO took the view that this is not agricultural income. Obviously the assessee applied against it, and suppose that had gone to ITAT. Of course गया था. Now ITAT ने suppose एक ऑर्डर पास कर दिया और उन्होंने AO के व्यू से एग्री नहीं करा और वो कहते नहीं ये एग्रीकल्चर इनकम.
Now tomorrow ITAT wants to take back that opinion, and they say nahi, now we want to take that opinion back and we want to treat it as नॉन एग्रीकल्चर इनकम. पहली बार तो मान लिया एग्रीकल्चर है, पर दूसरी बार अब क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं, या दे आर रिव्यूइंग द ऑर्डर. तो वो गवर्नमेंट कहती है भाई एक बार जब आपने डिसीजन दिया ITAT, भाई आपने पूरे फैक्ट्स पढ़े और आपको लगा ये एग्रीकल्चर इनकम है, अब आप उसको वापस रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन एन एरर दैट यू मेड, नॉट ऑन द इंटायर ओवरव्यू ऑफ द थॉट. आपने सोच नहीं बदल सकते. उसी के बेसिस पे आ गया, कैन द ट्राइब्यूनल एक्सरसाइज द पावर्स अंडर 254 टू रिकॉल इट्स ऑर्डर इन एंटायरिटी वेयर देयर इज अ मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड. चलिए, हमने जो पहला केस पढ़ा उसमें हमने करा रिव्यू तो नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. हाँ, अब ये मैटर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो अपना ओपिनियन देंगे, ITAT अपना रिव्यू नहीं करेगी. हाँ, पर अगर हम ये बात करें कि बात हो रही है व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलिए बात करते हैं मोबाइल फोन्स का. अब मोबाइल फोन कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है विच इज प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज वेदर दे आर डेप्रिसिएबल एट 40% और 15%. इस पे भी एक टाइम पे डिबेट था, इस पे भी जजमेंट्स आई हैं. नो एज्यूम कीजिए कि एक जजमेंट आ चुकी है कि मोबाइल फोन्स आर गोइंग टू बी डेप्रिसिएबल एट 15%. Now the ITAT takes into consider that particular judgment and says mobile phones are plant and machinery depreciable at 15%. और पूरा जो ITAT के पास ऑर्डर गया था वो बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन्स थे. कंपनी है, उन्होंने अपने लेट्स से 1000 एम्प्लॉइज के लिए मोबाइल फोन्स ले रखे हैं और उसके लिए उनको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. अब हुआ क्या, ITAT ने बाय मिस्टेक 20% डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी. एक टाइम पे प्लांट एंड मशीनरी पे 20% भी हुआ करती, तो उन्होंने उस हिसाब से अलाउ कर दी, मिस्टेक हो गई. अब कल को ITAT को जब अपना ऑर्डर रेक्टिफाई करना है तो ऑब्वियसली दिस इज द मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो वो 20 को हटा के 15 करेंगे. बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, असेसी कहता है कि अगर आप इसको ठीक करोगे, यू आर रिव्यूइंग योर ऑर्डर, यू आर रिकॉलिंग योर एंटायर ऑर्डर जो आपने पास करा. तो इस जजमेंट में ये जो केस गया, दिस वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट. उसने क्या बोला कि भाई जब गलती ऐसी है जिसकी वजह से पूरा ऑर्डर दोबारा से करना पड़ेगा, तो फिर दैट शुड ऑब्वियसली बी अलाउड. So one of the important reasons for giving the power of rectification to tribunal is to see that no prejudice is caused to either of the parties appearing before it by its decision based on a mistake apparent from the record. When the prejudice results from an order attributable to tribunal's mistake, error or omission, then it is the duty of the tribunal to set it right. In that case, the tribunal had not considered the material which was already on record पासिंग द जजमेंट. या ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइब्यूनल ने मोबाइल फोन्स का रेट 40% करके बात कर दी, पास कर दिया. बाद में उनको लगा कि यार एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है जिसने बोला है कि मोबाइल का रेट तो 15% होगा, वो तो हमने कंसिडर ही नहीं करा, और अब वो अपना ऑर्डर रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं ताकि वो 15% पे डेप्रिसिएशन दे सके. एसएससी कहता है आप तो अपना ऑर्डर रिव्यू कर रहे हैं. तो यहां बोला गया है, इन केस ट्राइब्यूनल हैड नॉट कंसिडर्ड मटीरियल विच वॉज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, the apex court took note of the fact that the tribunal had committed a mistake in not considering material which was already on record, and the tribunal acknowledged its mistake and accordingly rectified its order. The tribunal, while exercising the power of rectification, can recall its order in entirety if it is satisfied that the prejudice has resulted to the party which is attributable to the tribunal's mistake, error or omission, and the error committed is apparent. तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं. झगड़ा क्या है यार, एक बार ऑर्डर पास हो गया, दोबारा से उसको क्यों देख रहे हो यार, मेरा फायदा हो गया यार, मेरा नुकसान मत हो जाए. तो वी ट्राई एंड लुक एट द लूप होल्स और द वर्डिंग्स ऑफ द लॉ वेरी स्ट्रिक्टली टू ट्राई एंड अवॉइड एनीथिंग फ्रॉम रीओपनिंग, और उसी बेसिस पे ये केस लॉज आए हुए हैं. कम टू DCIT वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड 2021 सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए क्या हो रहा है. नाउ ऑब्वियसली यार इन केस लॉज को पढ़ने के लिए CA फाइनल स्टूडेंट्स नीड टू हैव डन देयर लॉ. आई एम एज्यूमिंग आप लोगों ने अपना लॉ पढ़ लिया, आप यहाँ पर केस लॉज रिवाइज करने आए मेरे साथ. दिस सीरीज इज मेंट फॉर रिवाइजिंग ऑल द केस लॉज, नॉट फॉर लर्निंग द लॉ. लॉ सीखने के लिए ऑफकोर्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस बैच में.
अब यहां कह रहा है वुड ऑटोमेटिक वकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर upon expiry of extended period of 365 days be valid where the delay in disposing of the appeal is not attributable to the assessee. Now what is this based on? सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि जब एओ का ऑर्डर पास होता है और एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर देते हो उस सीआईटी अपील्स, कैन द एओ स्टिल रिकवर हिज टैक्सेस? बिकॉज एओ ने नोटिस ऑफ डिमांड दिया होता है और हमें पता है नोटिस ऑफ डिमांड के 30 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स देना है। अगर नहीं दिया तो एओ रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, ऐसा सेक्शन 156 में लिखा हुआ। बट द मोमेंट यू गो टू सीआईटी अपील्स, कैन वी टेक स्टे ऑफ डिमांड? यस सर, एक सेक्शन 226 है जहां पर आप एओ को ही जाके बोल सकते हो भाई प्लीज जितनी देर तक मेरा केस पेंडिंग है, हो सकता है ना आपने टैक्स भरा 3 लाख का, एओ कहता है टैक्स बन रहा है 11 लाख का, अब आपने 3 लाख एडमिट करा है, ये तो आपको पे करना ही करना है, पर डिस्प्यूट में कितना है 8 लाख का। तो इसके लिए जब डिस्प्यूट है तो एओ आपसे ये 8 लाख रिकवर ना कर ले, यू कैन टेक अ स्टे, द एओ कैन गिव यू अ स्टे ऑर्डर। और ऑल्टरनेटिवली आप सीआईटी अपील्स को बोल सकते हैं भाई प्लीज स्टे ऑर्डर दे दीजिए, ताकि जब तक कार्रवाई आपके पास पेंडिंग है, हम डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा 8 लाख का लाइबिलिटी है या नहीं है, एटलीस्ट एओ मेरे से रिकवर तो ना करे। फिर आपको बताया जब ये मैटर जाता है आईटीएटी के पास तो सीआईटी अपील्स का स्टे ऑर्डर वकेट हो जाता है, फिर आईटीएटी के पास जाता है तो आईटीएटी से आपको स्टे ऑर्डर लेना पड़ता है। और फिर हमने बात करी थी कि आपको आज की डेट में 20% डिमांड पे करना पड़ेगा स्टे ऑर्डर लेने के लिए, पर वहां पर भी ये लिखा था कि ये जो स्टे ऑर्डर आईटीएटी ने दिया ये 365 डेज तक का होगा, उसके बाद वकेट हो जाएगा, विच मीन्स if the ITAT does not pass an order within 365 days, the AO can proceed and recover its tax. अब जहां तक मेरे को समझ में आता है ये तब है जब असेसी ने डिले करा, यानी असेसी हाइड एंड सीक खेल रहा है, कहता भाई आईटीएटी का नोटिस आता वो जाता नहीं, एक्सटेंशन ले लेता है, कहता किसी वजह से कुछ हो गया, कोविड हो गया, किसी को डेथ हो गई, इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूं, तो वो एक्सटेंड होता जाता है। तो उस केस में एक सेफ गार्ड डाला गया था लॉ में कि अगर असेसी की वजह से फॉल्ट हुआ, डिले हुआ, आईटीएटी ने 365 डेज में ऑर्डर पास नहीं करा, तो स्टे ऑर्डर वकेट हो जाएगा और एओ रिकवर कर पाएगा। बट व्हेन वी लुक एट द वर्डिंग ऑफ द एक्ट, अगर हम एक्ट में वर्डिंग पढ़ें, एक प्रोविजो डाला गया था इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इफ द अपील इज नॉट सो डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द पीरियड अलाउड अंडर द फर्स्ट प्रोविजो, 365 डेज की बात हो रही है, और द एक्सटेंडेड पीरियड, टोटल मिला के 365 डेज की बात हो रही है, which shall not in any case exceed 365 days, the order of stay shall stand vacated after the expiry of such period of periods. अब यहां पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, एक्ट में लिखा है even if the delay in disposing of the appeal is not attributable to the assessee, यानी एक्ट में क्या लिख दिया देखो कि भाई डिले अगर असेसी की वजह से नहीं भी है, फिर भी 365 दिन से डिले हो रहा है तो हम अपना टैक्स रिकवर करने का पावर एओ को दे देते हैं। अब उसके बेसिस पे ये जजमेंट आई है। द थर्ड प्रोविजो टू 254(2)(a, ये 254 आईटीएटी की बात कर रहे हैं, provides that, come on, sit straight and keep listening, that where the appeal filed before the appellate tribunal is not disposed of within the period of stay or extended period of stay granted by the tribunal, the order of stay shall stand vacated after the expiry, और यहां लिखा है even if the delay in disposing is not attributable. Now डिबेट यह है कि ये जो लाइन एक्ट में लिखी है, कैन वी चैलेंज इट? इज इट नॉट गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और द राइट ऑफ द एसएससी? इन बातों पे भी डिबेट है। अब ये जजमेंट जो आई है बेटा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको मैंने क्लास में भी बोला, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है? The apex court observed that the tribunal wherever possible has to hear and decide appeals within a period of 4 years from the end of the year. It is only when a stay is granted the appeal is required to be disposed of within 365 days. So far as the disposal of an appeal by the appellate tribunal is concerned, this is a directory provision. However, the condition of automatic vacation on expiry of the period becomes mandatory so far as the assessee is concerned. वो कह रहे हैं भाई लॉ ने डायरेक्टरी दिया
भाई अगर आप नहीं कर पा रहे तो वकेट कर दीजिए, और अगर लॉ को स्ट्रिक्टली पढ़े तो ये तो ऑटोमेटिकली वकेट हो रहा है, तो एओ तो शुरू हो जाएगा रिकवरी करने। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं that the said proviso would result in the automatic vacation of stay upon the expiry of 365 days, even if the appellate tribunal could not take up the matter in time for no fault of the assessee. Supreme Court is understanding, हमारा दुख समझ रहे हैं. Further, vacation of stay in favor of the department would ensure that even if the department is itself responsible for delay in hearing the appeal, मतलब खुद डिले कर रहे डिपार्टमेंट, फिर भी एसएससी का नुकसान कर सकते हैं. ये कहां के लॉजिक हुआ? इन दिस सेंस the proviso is manifestly arbitrary, being a provision which is capricious, irrational, and disproportionate so far as the assessee is concerned. I'm so glad to hear the Supreme Court say this. My only question is, can the Supreme Court rewrite the law? Now we know Supreme Court interprets the law. So if the Supreme Court has given a judgment, well, we will interpret the law as per the judgment. But tomorrow, if there is an amendment in the act, well, of course, that we will have to consider. So accordingly, Apex Court held that the third proviso to 254 has to be read without the word even and the word not after the words delay in disposing of the appeal. चलिए जरा पढ़ें क्या बोल रहा है. कहते हैं even को काट दीजिए और not को काट दीजिए. अब पढ़िए. आप कहते हैं if the delay in disposing of the appeal is attributable to the assessee, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं लॉ को चेंज करिए. This is new for me. I've been following the Supreme Court judgments for a long time, but ये थोड़ा सा नया है. Supreme Court asking the government to change the law. Thus, any order of stay shall stand vacated after the expiry of the period mentioned in the section only if the delay is attributable to the assessee. So I believe this is a very important judgment, and इसको हम याद रखेंगे. Now, can the commissioner invoke revisionary jurisdiction under 263 when the subject matter of revision of 263, of course, is suo motu revision by commissioner where the order is prejudicial to the department, यानी डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है. ये मैं बीच में नहीं पढ़ रहा हूं कि उन्होंने क्या बताया सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिविजन है. अभी क्या बात करें? when the subject matter of revision has been decided by the commissioner appeals and the same is pending before the tribunal. Again, going back to principle of merger, partial and total merger. तो एओ के ऑर्डर में सपोज कीजिए ए बी सी डी ई, ये 3 डिडक्शंस असेसी ने सारी क्लेम करी, चली मान लेते हैं, और ये दिस अलाउ कर दी और ये अलाउ कर दी, ये अलाउ कर दी. सपोज असेसी ने ये 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट सीआईटी अपील्स को अपील करी हुई है और सीआईटी अपील्स ने ये अलाउ कर दी और ये डिसअलाउ कर दी, और असेसी इसके अगेंस्ट आईटीएटी के पास गया हुआ है. अभी ये मैटर पेंडिंग विद आईटीएटी है. नाउ वी नो सीआईटी अंडर 263 कैन पिक अप एन ऑर्डर ऑफ द एओ, कैन पिक अप एन ऑर्डर ऑफ द एओ on points other than raised in appeal. यानी जो पॉइंट सीआईटी अपील्स के पास या आईटीएटी के पास रेज करे उनके अलावा बाकी पॉइंट्स पे, जैसे हो सकता है सीआईटी को लगे कि ये 2 में से एक डिडक्शन डिसअलाउ होनी चाहिए थी, देन द ऑर्डर ऑफ द एओ ऑटोमेटिकली बिकम्स प्रेजुडिशियल टू द डिपार्टमेंट, तो वो इनको ओपन करके कर सकता है. बट यहां पॉइंट क्या है कि मैटर आईटीएटी के पास अभी पेंडिंग है. क्या इस दौरान जब मैटर आईटीएटी के पास पेंडिंग है एओ का ऑर्डर सीआईटी अपील रिवाइज कर सकता है? तो चलिए पढ़ते हैं. He says, when the order of the first appellate authority, CIT appeals, is complete and the appeal is pending before the tribunal, the commissioner is precluded from invoking section 263 for revision of the very same matter decided by the first appellate authority, since debars the same. Okay. Accordingly, the High Court held that the order passed by the AO got merged with the order of first appellate authority. The very same issue cannot be revised by invoking the revisionary jurisdiction. तो ये बात तो हमें पता ही है. अब पॉइंट क्या है? अगर वही पॉइंट है उसको कमिश्नर रिवाइज नहीं कर सकता, पर किसी और पॉइंट को रिवाइज कर सकता है. हाँ, कर सकता है. हम बात कर रहे हैं इस सेम पॉइंट को सीआईटी अपील्स
ले नहीं सकता, बट आई थिंक दैट वाज ऑलरेडी देयर। अब हम आते हैं हाई कोर्ट के पावर पे। अगेन द पावर ऑफ रिव्यू एंड रिकॉल और रेक्टिफाई, बट प्लीज रिमेंबर द हाई कोर्ट हैज two types of orders that they can pass. One is under the Income Tax Act and the other is the constitutional remedy. यानी हम as an Indian can file a writ petition in the High Court against any point, not just income tax, किसी भी पॉइंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मुझे लग रहा है गलत है मार्केट में और मुझे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चैलेंज करना है, तो मैं वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को इनकम टैक्स में कोई ऑर्डर आ गया एओ का, उसके अगेंस्ट मुझे चैलेंज करना है, तो मैं सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकता, पहले मुझे सीआईटी अपील्स, फिर आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट जाना है। सो द राइट टू अपील अगेंस्ट or under any act against an order of the department or officers is given in the act itself. So we know there is a section 260A, 262 that talk about appeal to the High Court, to the Supreme Court, और उनके अंडर लिखा है क्या पावर है हाई कोर्ट के और क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। Now, does the High Court have the inherent power to review its own order to correct a mistake from the record? Now he says the High Court can review its own order where the grounds of review were discovery of new and important matter, कोई ऐसा एविडेंस जो पहले हाई कोर्ट को नहीं मिला बाद में मिल गया, कोई एरर हो गया हाई कोर्ट से, या कोई और सफिशिएंट रीजन की वजह से हाई कोर्ट को लगता है कि जो ऑर्डर हम पास कर चुके हैं उसको रिव्यू करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडलाइंस दी हैं इन सुनील वासुदेवा एंड अदर्स, सुंदर गुप्ता एंड अदर्स, as to what are the orders that the High Court can rectify and cannot. However, cannot be maintained. भाई पुराना ही ओवररूल्ड आर्ग्यूमेंट है, जो ओवररूल होगी थी आर्ग्यूमेंट, उसी को रिव्यू करने के लिए आप दोबारा केस नहीं खोल सकते हैं। माइनर मिस्टेक्स ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल नेचर कैन नॉट बी टेकन अप। सुप्रीम कोर्ट ने और भी करा, पर एक केस में और करूंगा बिफोर वी कम अप हियर। दिस इज सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील्स लिमिटेड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। डज द हाई कोर्ट हैव एन इनहेरेंट पावर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू रिव्यू एन अर्लियर ऑर्डर पास्ट ऑन मेरिट्स? तो दोनों बातें सेम की है, पहले यहां पढ़ लें ये जजमेंट में क्या बोला। मैंने अभी आपको बताया हाई कोर्ट के दो टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर और एक इनकम टैक्स के अंडर। अब आर्टिकल he says article 226 of the constitution, the high courts being courts of record under article 215 of the constitution, the power of review would inhere in them। यानी कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक पावर देता है कि वो रिव्यू कर सकते हैं। There is nothing in article 226 to preclude a high court from exercising the power of review, which inheres in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct any grave एंड पैल्पेबल एरर्स। यानी अगर हाई कोर्ट को रिव्यू करना है तो कर सकते हैं। अब यहां व्यू पॉइंट क्या लिया जा रहा है कि जो सेक्शन 260A है इनकम टैक्स के अंडर, वहां कहीं नहीं लिखा कि भी आर्टिकल 215 या आर्टिकल 226 का पावर कर्टेल करा जा रहा है। वहां लिखा है इट डज नॉट परपोर्ट इन एनी मैनर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। 260A(7) only states that all the provisions that will apply in the Code of Civil Procedure would apply to appeals under 260A. That does not in any manner suggest that the other provisions of Code of Civil Procedure are necessarily excluded or the High Court's inherent jurisdiction is in any manner affected, which basically means you're talking about the High Court of India. Should the High Court be allowed to review its order? They say if it is necessary to avoid injustice, well, they can review the order. अब यहां पर ITAT, remember, is the final fact finding authority. यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात आईटीटी के आगे नहीं जाएगी। तो हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इट गोज व्हेन देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर उस पे हाई कोर्ट ने कोई ओपिनियन ले लिया और उनको लग रहा है ये गलत हो गया, दे कैन और शुड बी अलाउड टू रिव्यू देयर ऑर्डर। नाउ कंसिडरिंग द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 260A, एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है। कंसिडरिंग द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 260A, is the High Court justified in not framing any substantial question of law itself and adjudicating merely on questions put forth by the appellant? Now I'm sure you understand this. ITAT के पास से the court or the case can go to the High Court only if the ITAT has referred the matter,
fit to be heard by the High Court on a substantial question of law, interpretation issue, which is affecting the rights of the parties in a big way. ये तो पता ही है हमें. अब जो क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां जाता है, दैट इज फ्रेम्ड बाय द असेसी. ITAT बताएंगे भाई ये सवाल है जिस पे हाई कोर्ट को जजमेंट देना. तो हाई कोर्ट उस क्वेश्चन को पढ़ेगा और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये जो सवाल हमारे सामने रेज किया है, इज इट अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. एंड व्हेन वी गो एंड रीड द बेयर एक्ट, जब मैं 260 का बेयर एक्ट पढ़ूंगा, सबसेक्शन 3 says where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved, in any case, it shall formulate that question. It shall formulate that question. यानी हाई कोर्ट शुड बी वेरी क्लियर भाई वो किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, कौन सा मुद्दा हमारे पास आया. जैसे मैंने एग्रीकल्चरल इनकम का क्वेश्चन लिया था, भाई वो मुद्दा लिखेंगे कि भाई ये जो है इसमें पहले पौधा जमीन पे बोया फिर गमले में डाला, तो उस क्वेश्चन के ऊपर हम जवाब देंगे कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है. यहां देखो क्या कह रहा है. There lies a distinction between questions proposed by the appellant for admission of the appeal and the question framed by the High Court. कहता फर्क है. असेसी ने क्या पूछा और हाई कोर्ट किस सवाल पे जवाब दे रहा है, ये फर्क होता है. तो ये जरूरी है the question of law which are proposed by the appellant fall under 260A to C, whereas the substantial question is required to be framed under 260A3. Under 260A4, the appeal is heard on merits only on the substantial question of law framed by the High Court under 260A3. So law is so strict. अरे लेजिस्लेचर ने लिखते समय कुछ सोच के लिखा. आप और मैं अपनी मनमर्जी से लॉजिकली नहीं चलेंगे, हम उसी को पढ़ेंगे जो लेजिस्लेचर ने लिखा, और तभी कोर्ट्स हैं जो हमें बताएंगे लेजिस्लेचर ने जो लिखा उसको कैसे पढ़ना है. So he says if the High Court is of the view that the appeal did not involve any substantial question of law, it should have recorded categorical finding to that effect, saying that the question proposed by applicant either does not arise and not substantial so as to attract the rigor of 260A for its admission, and accordingly should have dismissed the appeal as such. However, this was not done. Instead, the appeal was heard only on the question urged by the appellant, which is not in line with the requirement. The High Court therefore did not decide the appeal conformity with the mandatory procedure under 260A. आप देख रहे हैं, even the High Courts make mistakes and there is a Supreme Court to tell us how to correct it. And अभी मैंने एक recently कुछ सीरीज ली है जहां पर यह भी दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दी उनको कैसे ओवररूल कर दिया गया. Now, there is a judgment in Spinacom India. Again, it's a Supreme Court judgment 2018. क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, can the delay in filing the appeal under 260A be condoned where the stated reason for delay is the pursuance of an alternate remedy by way of filing an application before ITAT under 254(2) for rectification of a mistake. Now we know that an appeal can be filed to the High Court within 120 days of the order of the ITAT. पर आपने नहीं करा, आपने डिले कर दिया. क्यों? आप ITAT को रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहे थे, हो सकता है वो नहीं माने, उसके बाद आप कहते हैं हाई कोर्ट के पास जाइए. एंड वी नो अंडर सेक्शन 260A there is a power given to the High Court to condone the delay if there is reasonable cause. So the question is this reasonable cause? अब आप देखो इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. क्यों? अरे जब सुनवाई नहीं होगी तो फायदा कैसे होगा? आप लड़ रहे हैं भाई, ITAT को बोला आप रेक्टिफाई करो, वो नहीं कर रहे, तो चलिए अब हाई कोर्ट के पास चलें, टाइम खत्म हो चुका है. So the Supreme Court rejected the question which allows the condonation of delay on demonstration of sufficient clause. The Supreme Court refused to accept the submission that the application before ITAT was an alternate remedy to filing the application under 260A. The former is an application for rectifying a mistake which is apparent from the record, which is very narrow. However, आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं फॉर अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द appellant had the option of filing an appeal while also mentioning in the memorandum of appeals that its application under 254 was pending before the ITAT. The time period of filing an appeal under 260A does not get suspended on account of pendency of an application with the ITAT under section 254.
So these are all the case laws given for appeals, returns, assessments. Learn, karte raho, little by little, keep learning.